तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त ड्रामे से। सोचो, 18 साल बाद अपने असली घर लौटी एक लड़की जो असल में एक महारानी थी, और आते ही उसने जमा दिया एक तमाचा। ये कोई मामूली थप्पड़ नहीं था, ये था सत्ता की पहली चाल। देखते हैं इस नए जमाने के महल में ये महारानी क्या क्या गुल खिलाती है। कहानी की शुरुआत होती है राजमाता की मृत्यु से, जिसने 26 साल तक राज किया। वो अब दुनिया छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो समय पार करके आज की दुनिया में आ गई और एक अमीर घराने की असली बेटी अदिति के शरीर में जन्म लिया, जिसे 18 साल पहले बदल दिया गया था। अदिति जब अपने असली घर पहुंचती है तो उसका सामना उस लड़की से होता है जिसने उसकी जिंदगी चुरा ली थी। ये है नकली बेटी प्रिया, जो 18 साल से असली राजकुमारी बनकर जी रही थी। अदिति को देखते ही प्रिया मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। वो रोते हुए कहती है कि सारी गलती उसकी है। वो कहती है कि अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हें वापस कर दूंगी, और फिर घुटनों पर बैठकर भीख मांगती है कि उसे घर से न निकाला जाए। ये ड्रामा देखकर घर के लोग तुरंत प्रिया को ही सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन अदिति एक महारानी है। वो ऐसे नाटकों में नहीं फंसती। वो आगे बढ़ती है और प्रिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। अदिति मन ही मन सोचती है, मैंने बड़े बड़े बागियों और साजिश करने वाली रानियों को धूल चटाई है, और ये आंसू बहाने वाली एक मामूली लड़की मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रही है। ये देखकर उसके असली पिता प्रकाश उस पर चिल्ला पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अस्पताल की गलती की सजा प्रिया को क्यों दे रही हो। तभी घर का सबसे ताकतवर इंसान दादाजी राजेंद्र वहाँ आ जाते हैं। वो भले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी खानदान और कंपनी के सारे बड़े फैसले वही लेते हैं। उनके आते ही छोटा भाई विक्रांत तुरंत अदिति की शिकायत कर देता है। अदिति बिना डरे दादाजी के सामने जाती है और कहती है कि मैं भले ही 18 साल बाहर रही हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि घर की इज्जत कैसे बचाई जाती है। मेरे आते ही बहन घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। अगर ये बात बाहर गई तो लोग कहेंगे कि हम एक गोद ली हुई बेटी को भी नहीं संभाल सकते। ये थप्पड़ मैंने आपकी तरफ से उसे तमीज सिखाने के लिए मारा है। अदिति का जवाब सुनकर दादाजी राजेंद्र बहुत खुश होते हैं। वो जोर से हंसते हुए कहते हैं, बहुत खूब, आखिरकार मेरी असली पोती है, मेरे खानदान का खून है। फिर वो प्रिया को डांटते हुए कहते हैं कि रोना धोना बंद करो, वरना घर से बाहर निकल जाओ। जब घर वाले प्रिया का पक्ष लेते हैं तो अदिति तुरंत अपना हक जताती है। वो कहती है कि मेरे अंदर दादाजी का खून है, मैं ही इस खानदान की असली वारिस हूँ। दादाजी उसकी बात से सहमत होते हैं और ऐलान करते हैं कि 10 दिन बाद पार्टी में वो अदिति की असली पहचान सबसे सामने लाएंगे। अदिति समझ जाती है कि महल की राजनीति का पहला नियम है सबसे ताकतवर इंसान का साथ पकड़ो। वो दादाजी का शुक्रिया करती है, जिस पर वो खुश होकर उसे अपनी अच्छी पोती कहते हैं। दादाजी अदिति के लिए एक कमरा तैयार करने को कहते हैं। प्रिया चालाकी से अपना कमरा देने का नाटक करती है, लेकिन अदिति इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और तुरंत उसका कमरा लेने के लिए हाँ कर देती है। वो दादाजी से कहती है, मैं आपकी असली पोती हूँ और आपका घर मेरा घर है। मेहमानों का कमरा तो बाहर वालों के लिए होता है, मैं मेहमानों के कमरे में क्यों रहूंगी। दादाजी एक बार फिर उसकी समझदारी से खुश होते हैं और तुरंत प्रिया का कमरा अदिति को देने का आदेश दे देते हैं। दादाजी के जाने के बाद छोटा भाई विक्रांत अदिति पर फिर से चिल्लाता है। वो कहता है कि दादाजी का सहारा मिल गया तो तुम मनमानी करोगी। चलो प्रिया दीदी से माफी मांगो और कमरा वापस करो। प्रिया फिर से मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि दीदी अभी गांव से आई हैं। उनके मन में गुस्सा है, वो मेरा सामान छीन कर अपना गुस्सा निकाल रही है। मैं उसे दोष नहीं देती। उसका ये ड्रामा देखकर बड़ा भाई राहुल भी परेशान हो जाता है। तब अदिति कहती है, हाँ मेरे मन में गुस्सा है, तुम्हारी माँ की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। तुमने मेरी जगह ले ली, मेरे माँ बाप और भाइयों का प्यार भोगा। तुम्हारी वजह से मेरे अपने ही मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं, और मैं 18 साल तक जानवरों की तरह काम करती रही। वो अपने शरीर पर लगे जख्मों के निशान दिखाती है और कहती है कि ये निशान जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। तो बताओ, मैं नफरत क्यों न करूं।
अदिति जानती थी कि महल की राजनीति का दूसरा नियम है, अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। ये सुनकर प्रिया के पास कोई जवाब नहीं होता और वो फिर से मरने का नाटक करने लगती है। वो कहती है कि सिर्फ मेरी मौत ही तुम्हारे सारे कर्ज चुका सकती है। छोटा भाई विक्रांत फिर भड़क जाता है और अदिति से कहता है कि क्या तुम प्रिया दीदी को मारकर ही दम लोगी? तभी बड़ा भाई राहुल विक्रांत को जबरदस्ती अदिति से माफी मांगने को कहता है। विक्रांत गुस्से में कहता है कि आप भूल गए, प्रिया दीदी आपकी सबसे प्यारी बहन है। अदिति चुपचाप सब देखती रहती है क्योंकि उसने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। राहुल आखिरकार मामले को शांत करता है और दोनों को अपने कमरों में जाने के लिए कहता है। सबके जाने के बाद प्रिया राहुल से माफी मांगने का नाटक करती है, लेकिन अदिति के सामने राहुल नरम पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इतने सालों तुमने बहुत दुख सहे। वो अदिति को 50 लाख का एक कार्ड देता है और उसे अपनी पॉकेट मनी की तरह इस्तेमाल करने को कहता है। अदिति कार्ड ले लेती है। वो मन में सोचती है, तो ऐसा होता है भाई का प्यार। प्रिया सच में बहुत किस्मत वाली है। अदिति मौका देखकर राहुल से कंपनी में इंटर्नशिप करने की इच्छा जाहिर करती है। वो कहती है कि वो बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहती है, जिस पर राहुल तुरंत राजी हो जाता है। अकेले में अदिति सोचती है कि उसे सिर्फ 50 लाख नहीं चाहिए। जब वो महारानी थी तब भी उसे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत चाहिए थी, और आज भी वो सिर्फ दादाजी या भाई का सहारा नहीं बल्कि सारी ताकत अपने हाथों में चाहती है। अपने नए कमरे में आकर वो सोचती है, प्रिया ये आलीशान कमरा तो बस एक शुरुआत है। तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं एक एक करके सब कुछ वापस लूंगी। दूसरी तरफ प्रिया भी हार मानने को तैयार नहीं। वो ठान लेती है कि वो अपनी जगह किसी को नहीं लेने देगी। अगले दिन अदिति और प्रिया साथ में कंपनी पहुंचती हैं। राहुल बताता है कि प्रिया ने भी साथ में काम करने की जिद की। प्रिया फिर चालाकी से कहती है कि जब गांव से आई दीदी इतनी मेहनत कर रही है तो मैं भी पीछे नहीं रह सकती। वो राहुल से पूछती है कि अगर कोई उनकी पहचान के बारे में पूछेगा तो क्या कहना है। राहुल कहता है कि तुम दोनों मेरी बहनें हो और खानदान की बेटियां हो, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर दोनों का परिचय कराता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि इनमें से असली राजकुमारी कौन है। प्रिया तुरंत मौके का फायदा उठाती है। वो सबको बताती है कि बड़े भाई ने उसे यहाँ भेजा है। ये सुनकर सब लोग मान लेते हैं कि प्रिया ही असली बेटी है। फिर वो अदिति की तरफ इशारा करके कहती है कि ये तो कल ही गांव से आई है। प्रिया के मन में चलता है, राहुल भैया ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। सब लोग अदिति को गरीब रिश्तेदार समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन महारानी चुप रहने वालों में से नहीं थी। अदिति आगे आती है और अपना परिचय देती है। मेरा नाम अदिति है, राहुल की सगी बहन और इस खानदान की इकलौती वारिस, और जिसे आप लोग राजकुमारी समझ रहे हैं वो एक धोखेबाज है। प्रिया, मैं अभी अभी उसके असली घर से लौटी हूँ, जहाँ उसके माँ बाप ने हमारी जिंदगी बदल दी थी। मेरे घर वाले दयालु हैं, इसलिए उन्होंने तरस खाकर इसे पालना जारी रखा है, और मैं भी अपने दुश्मन की बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। सच जानकर सब लोग प्रिया के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। प्रिया गुस्से में अदिति को चुप रहने के लिए कहती है। अदिति पलटकर जवाब देती है, ये मेरे खानदान की जगह है, क्या मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती? प्रिया उसे राहुल की बात याद दिलाती है तो अदिति कहती है, क्या सच बोलना भी फालतू बात होती है? मैनेजर माहौल को शांत करने के लिए सबको पार्टी करने के लिए कहता है। मौका पाकर प्रिया अदिति के पास आती है और उसे पानी का गिलास देती है, लेकिन जैसे ही अदिति गिलास लेती है प्रिया जानबूझकर पानी उसके ऊपर गिरा देती है और फिर ताना मारती है कि हमारे शहर में पानी फेंककर स्वागत किया जाता है, शायद तुम गांव में रहकर ये भूल गई हो। प्रिया अपनी ताकत दिखाने के लिए सबको बताती है कि मार्केटिंग डायरेक्टर रोहन उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों परिवारों के बीच उनकी शादी की बात चल रही है। सब लोग ये सुनकर डर जाते हैं। प्रिया कहती है कि डायरेक्टर की मंगेतर होने के नाते मैं उसकी तरफ से तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ। वो अदिति को चेतावनी देती है कि ये कंपनी तुम्हारे लिए खतरनाक जगह है, अपनी हद में रहना, और जाते जाते फिर कहती है, शायद इस पानी से तुम्हारे ऊपर लगी गांव की धूल साफ हो जाएगी।
अदिति शांत रहती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानती हो, पहले भी किसी ने मुझ पर ऐसे ही पानी फेंका था। उसे अपने पुराने जीवन की याद आती है, जब एक रानी ने उस पर गर्म चाय फेंक दी थी। वो प्रिया से पूछती है, जानना चाहती हो मैंने उसका क्या जवाब दिया था? प्रिया के मना करने पर अदिति कहती है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और ये कहकर वो पानी से भरी पूरी बाल्टी उठाती है और प्रिया के ऊपर उड़ेल देती है। वो कहती है, आप समझी, मैंने यही जवाब दिया था। महल की राजनीति का तीसरा नियम, जैसे को तैसा, कर्म का फल यही मिलता है। प्रिया चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अदिति कहती है, तुमने ही तो कहा था कि ये स्वागत का तरीका है। आज तुम भी तो नहीं हो, सिर्फ मेरा स्वागत कैसे हो सकता है? तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए हैं। तुमने मेरी 18 साल की जिंदगी चुराई है। मैंने ये पानी तुम्हारे पाप धोने के लिए डाला है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। प्रिया बेइज्जत होकर रोहन को बुलाने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। अदिति मन ही मन सोचती है, चाहे ये जगह कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मैं इसे भी अपना महल बना लूंगी। काम पर लौटकर अदिति कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स की फाइलें मांगती है। एक सहकर्मी हैरान होता है, लेकिन अदिति कहती है कि दुश्मन को जानने के लिए उसके चालों को समझना जरूरी है। तभी एक सहकर्मी उसे बताता है कि डायरेक्टर रोहन उसे बुला रहा है। अदिति समझ जाती है कि प्रिया ने जाकर शिकायत कर दी है। एक हमदर्द सहकर्मी उसे बताता है कि रोहन एक बड़े खानदान से है और उससे उलझना ठीक नहीं। लेकिन अदिति कहती है, जो होना है उससे भागा नहीं जा सकता। मैं जाकर उस डायरेक्टर से मिलती हूँ। उधर प्रिया रोहन के सामने रो रो कर शिकायत कर रही होती है। वो कहती है कि उस औरत ने मेरे नए कपड़े खराब कर दिए। वो कहती है कि अदिति मेरा सब कुछ छीनना चाहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन उसे दिलासा देता है और कहता है कि आज मैं उस गांव की लड़की को सबक सिखाऊंगा। अदिति जब ऑफिस पहुंचती है तो सेक्रेटरी उसे रोक कर इंतजार करने को कहती है। अदिति समझ जाती है कि ये उसे नीचा दिखाने का एक तरीका है। वो कहती है, ये खेल मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और बिना इजाजत के दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर प्रिया को देखकर वो मजाक उड़ाती है और पूछती है, डायरेक्टर साहब कहाँ है? उसे अपने अतीत की एक झलक याद आती है, जब उसका बेटा सम्राट उससे अपनी माँ की शिकायत कर रहा होता है। लेकिन प्रिया उसकी सोच को तोड़ देती है। वो कहती है कि तुम उसे ऐसे नहीं बुला सकती, वो मेरा रोहन है। अदिति मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओह, गलती हो गई। मुझे लगा कि ये मेरा नालायक बेटा है। रोहन को ये बहाना बहुत अजीब लगता है। प्रिया तुरंत कहती है कि अदिति उसे रिझाने की कोशिश कर रही है और उसे मुझसे छीनना चाहती है। रोहन घमंड से कहता है, मैं गांव की लड़कियों से दूर रहता हूँ। अदिति पूछती है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रोहन उसे बाहर इंतजार करने का हुक्म देता है, लेकिन अदिति साफन मना कर देती है। वो कहती है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी का इंतजार करने नहीं। और फिर वो प्रिया पर तंज कसती है, तुम कंपनी में चाय पीने आई हो क्या? रोहन गुस्से में प्रिया का पक्ष लेता है और अदिति पर सहकर्मियों से बदतमीजी करने का इल्जाम लगाता है। वो उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। अदिति पूछती है, क्या तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो? रोहन कहता है, अगर तुम प्रिया से माफी मांग लो तो मैं सोच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अदिति हंस पड़ती है। वो कहती है, तुम्हें मेरा नाम तो पता है ना? याद रखना, ये कंपनी मेरे खानदान के नाम पर है, तुम्हारे नहीं। मुझे निकालने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। रोहन की बेबसी देखकर अदिति को अपने नालायक बेटे की याद आ जाती है, जो हमेशा उससे मदद की भीख मांगता था। वो मन ही मन कहती है, तुम इस जन्म में भी बिल्कुल वैसे ही हो। रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। प्रिया बीच में आकर उसे रोकती है और अदिति को गांव की गंवार कहकर उसे माफ करने को कहती है। रोहन प्रिया से कहता है कि तुम बहुत सीधी हो, इसीलिए ये लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही है। फिर वो अदिति से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें आज ही यहाँ से निकलना होगा। प्रिया फिर से अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे माफी नहीं चाहिए। अदिति उसे धक्का देती है और कहती है, ऐसे बोल रही हो जैसे मैं माफी मांगने वाली थी। प्रिया जानबूझकर गिर पड़ती है और इल्जाम अदिति पर लगा देती है। ये देखकर रोहन को और गुस्सा आ जाता है और वो अदिति को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन अदिति उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। वो कहती है,
मैं तुम्हारी माँ हूँ, रोहन दर्द से चिल्लाता है। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अदिति कहती है, मैंने तो देशद्रोह करने वाले राजकुमार तक को कोड़ों से पिटवाया था, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। रोहन उसकी बातें सुनकर उसे पागल समझता है। अदिति उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है। रोहन उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन अदिति ऐलान करती है, आज से ये कुर्सी मेरी है। प्रिया उसे टोकती है, ये कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं जहाँ तुम मनमानी करो। अदिति पूछती है, तो फिर किसकी चलेगी? बड़े भाई की। और वो सीधा राहुल को फोन लगा देती है। वो सेक्रेटरी से कहती है, डायरेक्टर से कहो कि मैं सत्ता छीनने आई हूँ। राहुल वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि पहले ही दिन इतना तमाशा क्यों किया। प्रिया तुरंत रोना शुरू कर देती है और सारी गलती अदिति पर डाल देती है। रोहन भी कहता है कि अदिति ने प्रिया को बेइज्जत किया और उसे मारा भी। राहुल अदिति से नाराज होकर पूछता है कि तुम सीखने आई हो या लड़ने? प्रिया आग में घी डालते हुए कहती है कि अदिति ने रोहन की हड्डी तोड़ दी है। वो राहुल को भड़काती है कि अदिति ने उसे कंपनी से निकालने की भी धमकी दी। अदिति मन ही मन प्रिया के नाटक को देखती है और उसे अपनी पुरानी दुश्मन रानी शाओ से तुलना करती है। सब लोग उसे ही दोषी मान रहे थे, पर अदिति के पास एक ध्रुव का इक्का था। वो कहती है, क्यों न हम सब कहानी का सच देख लें। और फिर वो अपने फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला देती है। वीडियो में प्रिया की सारी असलियत सामने आ जाती है, कैसे उसने जानबूझकर अदिति पर पानी फेंका था और फिर कैसे उसने गांव की कहकर अदिति का मजाक उड़ाया था। अदिति उन दोनों से पूछती है, क्या ये शहर में स्वागत करने का तरीका है? अगर हाँ, तो मैंने भी तो अपनी बहन का स्वागत ही किया था, तो मैं गलत कैसे हो गई? प्रिया घबराकर कहती है कि तुमने ये सब पहले से प्लान किया था। अदिति कहती है, जब तुम और रोहन चाय पी रहे थे तब मैं कंपनी के नियमों और माहौल को समझ रही थी। उससे पहले से पता था कि ऑफिस के हर कोने में ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगे हैं। अदिति कहती है, शुक्र है इन कैमरों का, वरना तुम लोगों ने तो मान ही लिया था कि प्रिया मासूम है और मैं 100 मुंह से भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। सच सामने आने पर प्रिया राहुल से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। अदिति कहती है, मजाक तब होता है जब दोनों को हंसी आए, वरना वो सिर्फ तंग करना कहलाता है। फिर वो राहुल से पूछती है, क्या मुझे ये सब सहना चाहिए? क्या मुझे चुप रहना चाहिए? राहुल के पास कोई जवाब नहीं होता और वो प्रिया को अदिति से माफी मांगने के लिए कहता है। वो कहता है, ये कंपनी है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलेगी, काम करो या घर जाओ। मजबूर होकर प्रिया गुस्से में अदिति से माफी मांगती है। अदिति उसे और चिढ़ाती है और कहती है, इतने जोर से क्यों बोल रही हो? मैं डर गई। इसके बाद राहुल अदिति से सत्ता छीनने वाली बात का मतलब पूछता है। रोहन मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी बहन कुछ जाने बिना ही मेरी कुर्सी छीनना चाहती है। अदिति उसे जवाब देने के बजाय राहुल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नया प्रोजेक्ट देखने को कहती है। वो बताती है कि इस प्रोजेक्ट में 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं। प्रिया तुरंत रोहन का बचाव करती है और कहती है कि उसने 3 रात जागकर ये प्लान बनाया है। अदिति कहती है, रात भर जागकर बनाया गया कचरा भी कचरा ही होता है। वो बताती है कि 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में सबसे जरूरी चीजों में ही घटिया सामान इस्तेमाल करने की योजना है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब उसने भ्रष्ट अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी। वो कहती है, अफसोस, आज की दुनिया में किसी को मारना कानून के खिलाफ है। राहुल हैरान होकर पूछता है कि गांव में रहकर तुमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कैसे सीखा? अदिति मन ही मन सोचती है, राजपाट चलाना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, पर वो कहती है, ये तो हमारे खानदान के खून में है, मैं खानदान की असली बेटी हूँ, तो जाहिर है कि मैं बाहर वालों से ज्यादा काबिल होंगी। राहुल उसकी बात से सहमत हो जाता है। प्रिया ये सुनकर चिढ़ जाती है। अदिति कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें बाहर वाला नहीं कहा था, यहाँ और भी है। राहुल अदिति की काबिलियत को मान लेता है, लेकिन उसे एक समाधान लाने को कहता है। अदिति कहती है, मेरे पास समाधान है, लेकिन एक छोटी इंटर्न की हैसियत से मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये डायरेक्टर की कुर्सी मुझे मिल जाए तो मैं जरूर कर सकती हूँ। राहुल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अदिति कहती है कि वो बस अपनी काबिलियत साबित कर रही है। अदिति के आत्मविश्वास को देखकर राहुल राजी हो जाता है और उसे मार्केटिंग डायरेक्टर बना देता है। रोहन अपनी कुर्सी जाने पर चिल्लाता है,
राहुल उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे चाचा ने कहा था कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। वो उसे 2 रास्ते देता है, या तो नौकरी छोड़ दो या फिर अदिति के असिस्टेंट बनकर काम करो। ये सुनकर रोहन और प्रिया के होश उड़ जाते हैं। जाते जाते अदिति रोहन को चिढ़ाती है। एक डायरेक्टर की कुर्सी छीनने पर इतना गुस्सा हो गए और फिर राहुल की कुर्सी की तरफ इशारा करके कहती है, मेरा असली निशाना तो वो है। बाद में अदिति दादाजी से मिलती है। दादाजी उसकी तरक्की से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि रोहन तो एक नालायक लड़का है, उसे तो बस उसके चाचा कबीर की वजह से रखा था। वो अदिति को बताते हैं कि कबीर ही अपने खानदान का असली मालिक है और उसने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। वो बहुत घमंडी है और उससे मिलना बहुत मुश्किल है। दादाजी बताते हैं कि कंपनी की 40वीं सालगिरह की पार्टी में कबीर भी आने वाला है और अदिति के असली माँ बाप प्रकाश और मीरा भी विदेश से वापस आ रहे हैं। उधर प्रिया फोन पर अपने माँ बाप से अदिति की शिकायत कर रही होती है। वो कहती है कि दादाजी और भाई भी अब उसी का पक्ष ले रहे हैं और उसे डर है कि एक दिन तुम लोग भी मुझे छोड़ दोगे। दूसरी तरफ प्रिया छोटे भाई विक्रांत को भी अपनी तरफ कर लेती है। वो कहती है कि हमारा रिश्ता सगे भाई बहन से भी बढ़कर है, तुम मेरी मदद करोगे ना। विक्रांत वादा करता है कि वो पार्टी वाले दिन अदिति को आने ही नहीं देगा। पार्टी के लिए अदिति एक दुकान में जाती है और सबसे महंगी ड्रेस मांगती है। पार्टी में दादाजी और राहुल मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। सभी लोग राहुल और अदिति की नई पोजीशन के लिए परिवार को बधाई देते हैं। एक मेहमान अदिति की जगह प्रिया का नाम ले लेता है, लेकिन दादाजी राजेंद्र गर्व से बताते हैं कि वो अदिति है, उनकी सगी पोती। दादाजी बताते हैं कि आज की पार्टी सिर्फ कंपनी की सालगिरह के लिए नहीं है, बल्कि आज वो दुनिया के सामने अपनी असली पोती के लौटने का ऐलान भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ छोटा भाई विक्रांत अदिति को किडनैप करने की अपनी साजिश को अंजाम दे रहा था। प्रिया सोचती है कि अब अदिति कभी वापस नहीं आएगी और इस घर की इकलौती राजकुमारी वही रहेगी। अब कहानी में एंट्री होती है रोहन के ताकतवर चाचा कबीर की। उसका असिस्टेंट उसे पार्टी और मीटिंग के बीच चुनने को कहता है। कबीर को ऐसी बेकार की पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इसे वक्त की बर्बादी समझकर ऑफिस जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी किडनैपरों से बचकर भाग रही अदिति जानबूझकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। इस मुश्किल घड़ी में उसे अपना पिछला जन्म याद आता है, जब उसने सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। कबीर उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बात आकर उसे पार्टी में ले जाने के लिए कहती है। कबीर हैरान है कि वो अस्पताल क्यों नहीं जा रही। अदिति कहती है कि उसे वहां जाकर वो सब वापस लेना है जो उसका है। अदिति के इरादे को देखकर कबीर अपना फैसला बदल लेता है और उसे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे अपना कोट भी देता है, लेकिन अदिति किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती और उसके कोट के बदले उसे 50 लाख का कार्ड दे देती है। जाते जाते वो अपना नाम बताती है, अदिति। देख लिए पार्टी में कबीर का सामना अपने नालायक भतीजे रोहन से होता है। कबीर उसे नौकरी से निकाले जाने पर ताना मारता है। रोहन सारा इल्जाम अदिति पर डाल देता है। अदिति का नाम सुनते ही कबीर को वो लड़की याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि परिवार की खोई हुई बेटी है। ये जानकर कबीर की दिलचस्पी उस पार्टी में बढ़ जाती है और वो रुकने का फैसला करता है। उधर दादाजी स्टेज पर अदिति का परिचय देने के लिए उसे बुलाते हैं, लेकिन अदिति वहाँ नहीं होती। मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं कि असली वारिस ने दादाजी को ही धोखा दे दिया। प्रिया और विक्रांत अपनी साजिश कामयाब होने पर मन ही मन खुश होते हैं, लेकिन तभी फटे हुए कपड़ों और चोट के साथ अदिति वहां पहुंच जाती है। वो स्टेज पर जाकर ऐलान करती है कि 18 साल से किसी और ने उसकी पहचान चुरा ली थी, लेकिन अब ये गलतफहमी खत्म हो चुकी है क्योंकि असली वारिस अदिति वापस आ गई है। उसकी हालत देखकर लोग बातें बनाने लगते हैं। प्रिया भी मौके का फायदा उठाती है। वो अदिति पर किसी अनजान आदमी का कोट पहनने और देर से आने का इल्जाम लगाती है। वो इशारा करती है कि अदिति कहीं बाहर किसी लड़के के साथ थी। एक मेहमान भी इस बात को हवा देता है। दादाजी गुस्से में पूछते हैं कि वो आदमी कौन है। तभी पीछे से आवाज आती है, वो मैं हूँ। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था। प्रिया और रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
अदिति फिर सबको बताती है कि रास्ते में जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवाया गया था। वो प्रिया की तरफ देखकर कहती है कि साजिश करने वालों की चाल कामयाब नहीं हो सकी। वो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी जिंदगी वापस लेकर रहूंगी। कबीर उसे कोट वापस करता है और दादाजी से कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। माहौल ठीक होने पर दादाजी अदिति को परिवार का पुश्तैनी कंगन पहनाने की रस्म शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी चिल्लाता है, रुको। सब देखते हैं कि अदिति को पालने वाले माँ बाप सुरेश और सुनीता वहाँ आ गए हैं। वो लोग हंगामा करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने इतने साल बेटी को पाला, तुम उसे ऐसे ही कैसे ले जा सकते हो। सुनीता अदिति से लिपट जाती है, लेकिन अदिति उसे दूर हटा देती है। सुरेश कहता है, तुमने तो वादा किया था कि अमीर घर जाकर हमारे लिए भी पैसे लाओगी। ये सुनकर दादाजी चौंक जाते हैं। वो दोनों परिवार से पैसे मांगने लगते हैं। राहुल उन्हें बाद में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानते। वो धमकी देते हैं कि अगर उन्हें साथ नहीं रखा तो अपनी बेटी वापस ले जाएंगे। वो प्रिया की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि अदिति से उनका कोई लगाव नहीं है। सुरेश अदिति को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति उसे चिढ़क देती है। गुस्से में सुरेश उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन राहुल उसे रोक लेता है। अदिति उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है और उसे इंसानों का तस्कर कहती है। ये सुनकर मेहमान हैरान हो जाते हैं और सुरेश सुनीता नाटक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए हम पर बच्चों की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अदिति उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने उसे कैसे पाला है। कभी मारते थे तो कभी शराब पीकर गुस्सा निकालते थे। वो उन्हें चेतावनी देती है कि वो 18 साल पुराने मामले की जांच करवा रही है। अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने जानबूझकर बच्चे बदले थे तो उन्हें जेल हो जाएगी। फिर वो झूठ बोलती है कि उसने अस्पताल से उस दिन के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए हैं। ये सुनकर सुरेश और सुनीता घबरा जाते हैं। अदिति उन पर इल्जाम लगाती है कि वो अपनी असली बेटी प्रिया के कहने पर यहाँ हंगामा करने आए हैं, ताकि वो उसे घर से निकलवा सके और खुद हमेशा के लिए राजकुमारी बनी रहे, खुद को फंसता देख। प्रिया तुरंत अपने असली माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है। अदिति कहती है, देखा, असली एहसान फरामोश मैं नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। प्रिया अपने माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। वो अदिति से कहती है कि ये दोनों इंसानों के तस्कर हैं और हम दोनों ही इनके शिकार बने हैं। वो गार्ड्स को उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करने का आदेश देती है। जाते जाते सुरेश अपनी बेटी को बद्दुआ देता है। अदिति मन ही मन सोचती है, दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है दुश्मनों को आपस में लड़वा दो। फिर वो प्रिया को बताती है कि उसने सीसीटीवी फुटेज के बारे में झूठ बोला था। 18 साल पुराने रिकॉर्ड मिलना नामुमकिन है। उसने तो बस नाटक किया था और तुम सब बेवकूफ बन गए। प्रिया की असलियत देखकर सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। प्रिया रोते हुए दादाजी से माफी मांगती है, लेकिन दादाजी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद अदिति माहौल को संभालती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वापसी के दिन कोई भी ड्रामा हो। आखिरकार दादाजी अदिति को परिवार का पुश्तैनी कंगन पहनाते हैं और आधिकारिक तौर पर उसे परिवार की बेटी घोषित करते हैं। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी अदिति के असली माँ बाप प्रकाश और मीरा वहाँ आ जाते हैं। वो अदिति को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि प्रिया ही उनकी असली बेटी है। उनका ये बर्ताव देखकर दादाजी को बहुत निराशा होती है। अदिति मन ही मन सोचती है कि प्रिया का सबसे बड़ा सहारा उसके ये बेवकूफ माँ बाप ही हैं। मीरा अदिति पर प्रिया को मारने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो उन पर भी हाथ उठा सकती है। प्रकाश भी कहता है कि अदिति ने कंपनी में आते ही डायरेक्टर की कुर्सी छीन ली, उसके इरादे ठीक नहीं है। प्रकाश और मीरा अपनी ही बेटी की बेइज्जती करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इस जंगली लड़की की वजह से परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिया हमेशा की तरह मासूम बनने का नाटक करती है। ये देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है और वो सबके सामने ऐलान कर देती है कि खून का रिश्ता न होने पर भी प्रिया ही उसकी असली बेटी है। लेकिन अदिति अब चुप रहने वाली नहीं थी। वो अपनी माँ से कहती है कि एक अजनबी के लिए इतना प्यार दिखाकर क्या उन्हें घिन नहीं आती। वो उसे याद दिलाती है कि प्रिया वो इंसान है जिसने उसकी अपनी बेटी की जिंदगी चुराई है। वो कहती है कि जब तुम किसी और की बेटी को अच्छे कपड़े और खाना दे रही थी
तब तुम्हारी अपनी बेटी गांव में भूखी प्यासी मार खा रही थी। तुम बहुत महान हो। प्रिया और मीरा खुद को बेकसूर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदिति कहती है कि बुराई का साथ देना सबसे बड़ा गुनाह है। वो वहाँ मौजूद लोगों से पूछती है कि क्या प्रिया सच में बेकसूर है जब कोई और रास्ता नहीं सोचता। तो प्रकाश अदिति की काबिलियत पर सवाल उठाता है। वो उसे कंपनी से निकालने की बात करता है। मीरा भी उसका साथ देती है और प्रिया को डायरेक्टर बनाने की मांग करती है। अदिति उन्हें चुनौती देती है और एक शर्त रखने को कहती है, और शर्त में वो अपने पिता प्रकाश के सारे शेयर्स मांग लेती है। इससे पहले की बात और बढ़े, दादाजी बीच में आते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अदिति और प्रिया दोनों कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगी और अपनी काबिलियत से साबित करेंगी कि कौन बेहतर है। प्रकाश शर्त मान लेता है, लेकिन कहता है कि अगर अदिति हारी तो उसे हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना होगा। अदिति आत्मविश्वास से कहती है कि उन्हें अपनी इस बेटी के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि वो कभी नहीं हारेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर कबीर उसका इंतजार कर रहा था। अदिति कहती है कि उसके अपने माँ बाप ही उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो वहाँ रुककर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। कबीर समझ जाता है कि अदिति ने जानबूझकर अपने पिता को उकसाया था ताकि वो शर्त लगा सके। अदिति कहती है कि उसके पिता वैसे भी उन शेयर्स का कुछ नहीं कर रहे, तो वो उन्हें लेकर सही जगह इस्तेमाल करेगी। कबीर उसकी होशियारी की तारीफ करता है। अदिति मजाक में कहती है कि वो बस एक सुंदर गुड़िया नहीं है। कबीर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मुझे पसंद है। दूसरी तरफ रोहन अपने चाचा कबीर से अदिति की शिकायतें करता है। वो कहता है कि अदिति ने उसे अपना असिस्टेंट बनने को कहा, जो वो कभी नहीं करेगा। कबीर उसे सबका सिखाने के लिए उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। अगले दिन राहुल प्रोजेक्ट के लिए जमीन के 2 ऑप्शन दिखाता है। प्रिया झट से बेहतर वाली जमीन चुन लेती है, जिसके आसपास सारी सुविधाएं मौजूद थी। वो अदिति को ताना मारती है कि उसने पहले चुनकर बाजी मार ली, लेकिन अदिति आराम से कहती है कि वो दूसरी जमीन चुनेगी। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि दूसरी जमीन पहली वाली से काफी खराब थी। प्रिया उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अदिति कहती है कि इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो। रोहन भी अदिति को समझाने की कोशिश करता है कि उस जमीन पर काम करना बहुत मुश्किल और महंगा है। वो कहता है कि वो ये सब अपने चाचा कबीर के कहने पर कर रहा है। कबीर का नाम सुनकर अदिति को याद आता है कि वो एक महारानी है और बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती। कुछ दिन बाद दादाजी दोनों के प्लान देखते हैं, लेकिन वो अदिति के फैसले से बहुत निराश होते हैं। वो ये प्रोजेक्ट प्रिया को सौंप देते हैं। प्रिया बताती है कि उसने पहले ही वो जमीन खरीद ली है और काम शुरू करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मीरा अपनी बेटी प्रिया की तारीफ करती है और अदिति को ताना मारती है। परिवार के सभी लोग अदिति को हारा हुआ मान लेते हैं और उसे घर से जाने की तैयारी करने को कहते हैं, लेकिन अदिति कहती है कि अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ है। मीरा उसे घर से निकालने पर अड़ी होती है। वो कहती है कि इस घर में अदिति के लिए कोई जगह नहीं है। अदिति जवाब देती है कि जगह हमेशा जीती जाती है। प्रकाश कहता है कि उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए, लेकिन अदिति कहती है कि हारने वाला वो नहीं है। राहुल भी उसे समझाता है कि उसकी जमीन का चुनाव ही गलत था, वो शुरुआत में ही हार गई। अदिति कहती है कि उसे अपने लिए नहीं बल्कि प्रिया के लिए दुख हो रहा है, और फिर वो ऐलान करती है कि उस जमीन पर कोई काम नहीं हो सकता। वो राहुल से कहती है कि बस फोन का इंतजार करो। तभी राहुल का फोन बजता है। दूसरी तरफ से खबर आती है कि जमीन की खुदाई में बहुत सारा पुराना सामान मिला है और वो जमीन असल में एक पुराने राजा का मकबरा है। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति उसे बताती है कि कानून के हिसाब से जमीन के नीचे मिली हर चीज सरकार की होती है। प्रिया को यकीन हो जाता है कि अदिति को इस बारे में पहले से पता था। अदिति को अपना पिछला जन्म याद आता है। वो उसी राजा की महारानी थी जिसने उस जगह को अपने मकबरे के लिए चुना था। वो कहती है कि उसने तो बस अपना एक पुराना वादा निभाया है। अब दादाजी प्रोजेक्ट प्रिया से लेकर अदिति को सौंप देते हैं। अब ये साबित हो चुका था कि अदिति ही शर्त जीती है। दादाजी प्रिया को 100 करोड़ के नुकसान की भरपाई करने के बारे में सोचने को कहते हैं, लेकिन प्रकाश और मीरा अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। अदिति उन्हें चेतावनी देती है कि वो उन्हें अपनी हार मानने पर मजबूर कर देगी,
लेकिन अदिति की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके पिता ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया था और प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पैसा भी रोक दिया था। अदिति समझ जाती है कि ये सब उसके पिता ने नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई राहुल ने किया है, क्योंकि अगर अदिति शर्त जीत गई तो उसे पिता के शेयर्स मिल जाएंगे और कंपनी में राहुल की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। कबीर को जब ये पता चलता है तो वो एक नीलामी में जाने की बात करता है, जहां उस मकबरे से निकला एक कीमती सामान नीलाम होने वाला था। ये सुनकर अदिति को एक नया आइडिया आता है। अदिति कबीर से नीलामी की लिस्ट मांगती है, लेकिन लिस्ट खो चुकी थी। फिर भी अदिति अपनी मंजिल पहचान लेती है। दोनों नीलामी वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर गार्ड उन्हें रोक लेता है। गार्ड बताता है कि अंदर जाने के लिए इनविटेशन कार्ड की जरूरत होगी। अदिति पूछती है कि कार्ड कैसे मिलेगा। गार्ड कहता है कि यह सिर्फ बड़े परिवारों को दिए गए हैं। तभी वहां अदिति के पिता प्रकाश और प्रिया पहुंच जाते हैं और उन्हें आसानी से अंदर जाने दिया जाता है। प्रिया उसे ताना मारती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। प्रकाश भी अदिति को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और फिर वो दोनों अदिति को बाहर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। अदिति हार नहीं मानती। तभी वहाँ कबीर का भतीजा रोहन आ जाता है। अदिति कबीर के साथ अंदर जाने की बात करती है, लेकिन कबीर उसे अंदर ले जाने की एक अच्छी वजह पूछता है। अदिति उसे एक जबरदस्त डील ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर कबीर उसे अंदर ले जाए तो वो उसे नीलामी की सबसे कीमती चीज जितवाएगी और मुनाफे में से 30% हिस्सा लेगी। कबीर को उसकी ये बात पसंद आती है और वो अदिति को अंदर ले जाता है। अंदर प्रकाश और प्रिया उस कीमती चीज को खरीदकर अपना 100 करोड़ का नुकसान पूरा करने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वो अदिति को कबीर के साथ देखकर चौंक जाते हैं। प्रकाश हमेशा की तरह कबीर के सामने अदिति की बुराई करता है, लेकिन कबीर कहता है कि उसे अपने फैसलों पर भरोसा है। नीलामी शुरू होती है। कई चीजों की बोली लगती है। प्रिया अदिति को ताना मारती है कि उसने अभी तक कुछ क्यों नहीं खरीदा। अदिति जवाब देती है कि उसे नकली चीजें खरीदने का शौक़ नहीं है और वो बताती है कि प्रिया ने जो 50 लाख का गुलदस्ता खरीदा है वो नकली है। प्रकाश अपनी बेटी का बचाव करता है और अदिति का मजाक उड़ाता है। अदिति कहती है कि वो गुलदस्ता इसलिए नकली है क्योंकि उस पर एक खास निशान नहीं है। उसे अपना पिछला जन्म याद आता है, जब वो गुलदस्ता उसके हाथ से गिरकर टूट गया था और उस पर एक खास निशान बन गया था। अदिति उस गुलदस्ते की ऐसी बारीकियां बताती है कि वहाँ मौजूद लोग भी उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं। प्रकाश और प्रिया उसे चुनौती देते हैं कि वो भी कुछ खरीद कर दिखाए। तभी नीलाम करने वाला एक पेंटिंग लेकर आता है, लेकिन वो उसे खोलकर नहीं दिखाता। अदिति कहती है कि उसे यही पेंटिंग चाहिए। कबीर बिना सोचे समझे उसकी तरफ से 50 लाख की बोली लगा देता है। दूसरे लोग भी कबीर को देखकर बोली बढ़ाने लगते हैं। प्रिया सबको रोकने की कोशिश करती है। अंत में कबीर सबसे ऊंची बोली लगाकर पेंटिंग जीत लेता है। अदिति पूछती है कि क्या उसे उस पर इतना भरोसा है। कबीर कहता है हाँ। प्रिया और बाकी लोग पेंटिंग देखने की जिद करते हैं। अदिति पेंटिंग खोलती है, लेकिन वो बस एक कोरा कागज निकलता है। सब लोग अदिति और कबीर पर हंसने लगते हैं। प्रकाश भी उसे भला बुरा कहता है, लेकिन अदिति शांत रहती है। वो एक गिलास पानी लेती है और उसे पेंटिंग पर डाल देती है और देखते ही देखते ना कोरे कागज पर एक खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। अदिति को याद आता है कि ये पेंटिंग उसके पति राजा ने एक खास स्याही से बनाई थी, जो सूखने पर गायब हो जाती है और पानी डालने पर वापस दिखती है। सब लोग पेंटिंग की असली कीमत जानकर हैरान हो जाते हैं। उसकी कीमत 1 अरब से भी ज्यादा थी। प्रकाश और प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उनका 50 लाख का गुलदस्ता अब नकली साबित हो चुका था। बाद में अदिति कबीर से अपना 30 करोड़ का हिस्सा मांगती है। कबीर उससे पूछता है कि उसे पेंटिंग के राज के बारे में कैसे पता चला। अदिति मजाक में कहती है कि उसे पूर्वजों से सपना आया था। कबीर कहता है कि वो उसकी हर बात पर यकीन करता है और फिर वो अदिति से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अदिति उसे डिनर के लिए बुलाती है। अगले दिन दादाजी अदिति की बहुत तारीफ करते हैं और उसे प्रोजेक्ट पर खुलकर काम करने को कहते हैं। ये देखकर प्रिया जल जाती है और अदिति पर झूठे इल्जाम लगाने लगती है। वो कहती है कि अदिति ने पैसों के लिए कबीर के साथ रिश्ता बनाया है। अदिति उसे करारा जवाब देती है।
लेकिन दादाजी दोनों को चुप करा देते हैं। वो प्रिया को डांटते हैं और कहते हैं कि अगर उसे दूसरों की बुराई करने का इतना ही शौक है तो वो अपने असली घर वापस चली जाए। प्रिया का छोटा भाई विक्रांत उससे जुए के लिए पैसे मांगने आता है, लेकिन प्रिया के पास अब पैसे नहीं थे। नीलामी में हुए नुकसान के बाद वो कंगाल हो चुकी थी। विक्रांत बताता है कि उस पर 80 लाख का कर्ज है और अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो लोग उसके हाथ काट देंगे। तब प्रिया एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो अदिति से पैसे छीनने का फैसला करती है। वो अदिति को हमेशा के लिए बर्बाद करने की कसम खाती है। उधर अदिति अपने कमरे में काम कर रही थी। उसे लगता है जैसे वो कुछ जरूरी बात भूल रही है। तभी विक्रांत एक गिलास दूध लेकर आता है। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर अदिति को शक हो जाता है। विक्रांत अदिति से माफी मांगता है और कहता है कि पहले वो नासमझ था। दूसरी तरफ प्रिया देर रात पूरे परिवार को अदिति के ऑफिस बुला लेती है। वो सबको बताती है कि अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर सब अदिति के बारे में गलत सोचने लगते हैं। मीरा उससे बेशर्म और बिगड़ी हुई कहती है। दादाजी भी ये सुनकर बहुत निराश हो जाते हैं। प्रिया भोली बनकर अदिति का पक्ष लेने का नाटक करती है, लेकिन मीरा और राहुल तो जैसे मौके की तलाश में थे। वो अदिति को कोसना शुरू कर देते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि राहुल दरवाजा तोड़ने और पुलिस को बुलाने की बात करता है और वो सच में पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अदिति ऑफिस के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आती है। सब हैरान रह जाते हैं। अदिति शांत होकर बताती है कि विक्रांत पूरे समय उसके ऑफिस में ही था। जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। विक्रांत किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाता है। दोस्तों, अब आता है कहानी का असली मजा। फ्लैशबैक में पता चलता है कि अदिति को विक्रांत के दिए दूध पर शक हो गया था। उसने अपनी पुरानी यादों से सीखा था और वही नशीला दूध विक्रांत को ही पिला दिया था। विक्रांत के साथ पकड़ी गई लड़की भी कबूल कर लेती है कि उसे प्रिया और विक्रांत ने ही भेजा था और तभी पुलिस भी आ जाती है। अदिति पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। इस बार दादाजी भी अदिति का साथ देते हैं और पुलिस को जांच करने के लिए कहते हैं। विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दादाजी अपने बेटे और बहू को उनकी हरकतों के लिए बहुत डांटते हैं। प्रकाश शर्त हार चुका था। दादाजी ऐलान करते हैं कि वो प्रकाश की सारी हिस्सेदारी अदिति के नाम कर देंगे। ऑफिस से निकलते वक्त प्रकाश और मीरा अदिति पर चिल्लाते हैं, लेकिन वो उन्हें साफ कह देती है कि उन्हें माँ बाप कहलाने का कोई हक नहीं। इसके बाद वो अपना सारा गुस्सा प्रिया पर निकालते हैं। वो उसे घर बर्बाद करने का दोषी ठहराते हैं और हमेशा के लिए घर से निकाल देते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद अदिति को कबीर के साथ अपनी डेट याद आती है। वो देखती है कि कबीर फूलों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रहा है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। आखिरकार दादाजी अदिति को कंपनी की नई सीईओ घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, महल की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इस महारानी का असली राज तो अब शुरू हुआ है।